नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टीचिंग इंडिया मोबाइल रोड पे। मैंने ईवीएस के अंतर्गत एनसीईआरटी क्लास 3 के सारे चैप्टर को कवर कर लिया है। अब मैं एनसीईआरटी क्लास 4 के चैप्टर 9 तक करवा दिया हूं। आज के सेशन में मैं एनसीईआरटी क्लास 4 के चैप्टर 10, 11, 12 को कवर करूंगा। तो आज का सेशन स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का लेसन 10 है हु तू तू तू। तो यहाँ से जो मेन टॉपिक यहाँ से प्रश्न सीटेड उठाता है उसको मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है, वही हमें पढ़ना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अध्यापक के लिए इस खेल में बच्चों का ध्यान इस ओर खींचें कि खेल की तरह जीवन में भी हम नियम बनाते हैं ताकि सभी काम सही ढंग से हों। हमारे आपस में मतभेद और झगड़े भी होते हैं, हम उन्हें सुलझाते भी हैं। तो यहाँ से जो मेन टॉपिक बनता है कि इस खेल से बच्चों का ध्यान इस ओर खींचें कि खेल की तरह ही जीवन में भी हम नियम बनाएं और ताकि सभी काम हम सही ढंग से हो। हमारे आपस में मतभेद और झगड़े भी होते हैं और हम इन्हें सुलझाते भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबड्डी का खेल। अध्यापक के लिए कई बार बच्चों को खेलों में लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव दिखाई पड़ते हैं। इस पर हमें चर्चा करवा सकते हैं। तो कई बार बच्चों को लिंग, जाति और वर्ग के आधार पर भेदभाव दिखाई देते हैं, हमें इन पर चर्चा करवा सकते हैं बच्चों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यापक के लिए बॉक्स में दिया गया यह क्रियाकलाप किसी बड़े या शिक्षक की निगरानी में ही करना चाहिए। तो बॉक्स में दिया गया क्रियाकलाप बच्चे बड़े या शिक्षक की निगरानी में करना चाहिए। जैसे क्रियाकलाप कबड्डी में सामतला के बीच को लाइन छूने से आउट हो गए, तब ऐसे कौन कौन से खेल हैं जिसमें बीच में लाइन का महत्व होता है। ऐसे कौन से खेल हैं जिसमें खिलाड़ी के अलावा रंगों या चीज़ों को छूते हैं। इन सभी के बारे में हमें एक टीचर के सामने करना चाहिए या क्रियाकलाप में बड़े शिक्षक की निगरानी में हमें इस कार्य को करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या तुम्हारे यहाँ लड़कियाँ कबड्डी या कोई और बाहर का खेल खेलने जाती हैं? कुछ लड़कियाँ नहीं खेलती हैं, वह क्यों नहीं खेलती? इन्हें इस पर हमें बच्चों को चर्चा करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्दम मल्लेश्वरी। कर्दम मल्लेश्वरी, क्या तुमने अखबार में इनके बारे में पढ़ा है? कर्दम मल्लेश्वरी एक वेट लिफ्टर थी। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। इनके पापा पुलिस में हवलदार थे। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। तब से एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती थी। कर्दम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते और इनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती थी। तो कर्दम मल्लेश्वरी, क्या तुमने इनके बारे में अखबार में पढ़ा है? या एक वेट लिफ्टर थी। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली थी। इनके पापा पुलिस में हवलदार थे। जब ये 12 साल की थी तभी से वजन उठाने का अभ्यास करने लगी थी। अब वे एक बार में 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं। कर्दम ने भारत के बाहर 29 मेडल जीते और इनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहनों की कहानी। एक फोटो देखो, लगती है ना दादी नानी, पर एक आम दादी नानियों से अलग। यह फोटो है 3 बहनों की, ज्वाला, लीला और हीरा। ये मुंबई में रहती थी। ये तीनों कबड्डी खेलती थी और दूसरों को सिखाती भी थी। ज्वाला बताती हैं, जब हम छोटे थे तब लोग लड़कियों को यह खेल खेलने नहीं देते थे। लोगों को लगता था कि अगर लड़कियां छीना झपटी वाला खेल खेलेंगी तो उनसे कोई शादी नहीं करेगा। कबड्डी में लड़कों वाले कपड़े पहनने पड़ते थे, इसलिए भी लोग खेलने से मना करते थे। तो यहाँ से जो पेडागॉजी का प्रश्न बनता है कि अध्यापक के लिए ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के बारे में पता करने के लिए हम बच्चों की मदद करना चाहिए। तो ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली लड़कियों या खिलाड़ियों के बारे में हमें बच्चों की मदद करना चाहिए। उनको इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो यहाँ से बनता है, अध्यापक के लिए इन उदाहरणों के द्वारा कक्षा में बच्चों को ध्यान इस ओर दिलाएं कि कई बार लड़कियों को खेलने के मौके लड़कों के बराबर नहीं मिलते। इस पर चर्चा करवाई जा सकती है। माँ के भाई को मामा कहते हैं। बच्चों से पता करें कि अपनी माँ के भाई को क्या कहते हैं। तो इन उदाहरणों के द्वारा कक्षा में बच्चों का ध्यान इस ओर दिलाएं, कई बार लड़कियों को खेलने के मौके लड़कों के बराबर नहीं मिलते हैं। इस पर हमें बच्चों से चर्चा करनी चाहिए या चर्चा करवाना चाहिए। माँ के भाई को मामा कहते हैं। बच्चों को पता करें कि वे अपनी माँ के भाई को क्या कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लेसन है फुलवारी। तो यहाँ से जो मेन पॉइंट बनता है, उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं।
पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी हैं और कहीं कहीं अचानक घास के छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। यहाँ से जो मेन टॉपिक बनता है, फूलों की घाटी कहाँ है, तो उत्तराखंड में है, जहाँ से फूल ही फूल होते हैं। इसे फूलों की भी घाटी कहा जाता है। कई झाड़ियाँ में लगे लाल फूल नजर आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान में मिलते हैं और कहीं कहीं अचानक घास के छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। यहाँ से जो मेन टॉपिक बनता है, यही से पूछता है कि फूलों की घाटी कहाँ है, उत्तराखंड में है, यहाँ फूल ही फूल दिखाई देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला यहाँ से बनता है, यह दिखाइए कि डिजाइन को मधुबनी कहते हैं। जो चित्र में फिगर दिखाया गया है इसे मधुबनी कहते हैं। यह चित्रकला बहुत पुरानी है। पता है चित्रकला का नाम मधुबनी क्यों पड़ा? बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला है। त्योहारों और खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों पर और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। रंग खास कर तरह के होते हैं तो मधुबनी कहते हैं। जो चित्र में फिगर दिखाया गया है इसे मधुबनी पेंटिंग कहते हैं। यहाँ से सीटेट में हर बार 2 से 3 नंबर के प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जाते हैं कि मधुबनी चित्रकला कहाँ की है, तो यह बिहार की है। इसका नाम मधुबनी क्यों पड़ा? तो बिहार में मधुबनी नाम का एक जिला था, इस कारण इसका नाम पड़ा। त्योहारों खुशी के मौक़ों पर वहाँ घर की दीवारों और आंगन में इस तरह के चित्र बनाए जाते हैं। वह चित्र कैसे बनाए जाते हैं, यहाँ से भी सीटेट में प्रश्न बनता है। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल से रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। रंग खास तरह के होते हैं। आगे चलिए देखते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। रंग भी खास तरह के होते हैं। इन्हें बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल में लाया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ या कई जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। तो मधुबनी से यहाँ से प्रश्न सीटेट में पूछा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो पेडागॉजी का प्रश्न यहाँ से बनता है, बच्चों को नक्शे में उत्तराखंड ढूंढने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तुमने फूलों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ देखा है? क्या तुम जानते हो फूल खाए भी जाते हैं? बहुत से फूलों की सब्जी भी बनती है। उत्तर प्रदेश में रहने वाली फिरोजा और नीलिमा को कचनार के फूलों की सब्जी बहुत पसंद है। तो यहाँ से भी प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, कचनार के फूल कहाँ मिलते हैं? सहजन के पकौड़े कहाँ खाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। तो ऐसे ऐसे प्रश्न सीटेट में पूछे जाते हैं। आगे हम प्रश्न भी करवाएंगे। तो अभी आप लोग देखिए, केरल की यामिनी अपनी अम्मा को केले के फूलों की सब्जी बनाने की फरमाइश करती है। केले के फूल की भी सब्जी बनाई जाती है केरल में। ठीक, महाराष्ट्र की ममता और उमर को सहजन के फूलों के पकौड़े बहुत पसंद हैं। तो महाराष्ट्र में सहजन और फूलों के पकौड़े खाए जाते हैं। क्या तुम्हारे घर में किसी फूल की सूखी सब्जी या सालन, तरीदार सब्जी या चटनी बनाई जाती है? ऐसा पता करो कौन से फूलों की बनाई जाती है। ऐसे में बच्चों से प्रश्न करना चाहिए। बहुत सी दवाइयों में भी फूलों का इस्तेमाल होता है। बहुत सी दवाइयों में भी फूलों का इस्तेमाल होता है। किन्हीं 2 फूलों के नाम पता करें जो दवाइयों में इस्तेमाल होते हैं। आगे देखते हैं। तुम्हारे यहाँ गुलाब जल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? दवाई में, मिठाइयों में, लस्सी में या कहीं और पता करो। कक्षा में एक दूसरे से प्रश्न पूछो। तो तुम्हारे यहाँ गुलाब जल का इस्तेमाल कैसे होता है? दवाइयों में होता है, मिठाइयों में होता है, लस्सी में या कहीं और होता है? ऐसा हमें बच्चों से प्रश्न करना चाहिए। बहुत से फूल जैसे गुलदावरी, जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। इन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। तो बहुत से फूल ऐसे होते हैं जैसे गुलदावरी, जीनिया से रंग भी बनाए जाते हैं। उन रंगों से कपड़े भी रंगे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक प्रश्न सीटेट में बनता है, दादी जी के नुस्खे से। तो तुमने दादी माँ के कुछ नुस्खे के बारे में सुना होगा जिनमें फूलों का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर एक नुस्खा दिया गया है जिसमें गुलाब जल का इस्तेमाल किया जाता है। तो दादी माँ का नुस्खा जो है, गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो। इसमें कुछ बूंदे नींबू की डालो। इससे इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। तो यहाँ से सीटेट में प्रश्न बनता है, गुलाब जल और ग्लिसरीन में नींबू के सेवन से क्या होता है? तो सर्दी में त्वचा नहीं फटती है। तो ये प्रश्न भी आप सीटेट में बार बार पूछा जाता है, जिसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या तुमने कभी इत्र की शीशी खुलने पर खुशबू का मजा लिया है? क्या तुम जानते हो इत्र की एक छोटी सी शीशी भी बहुत सारे फूलों से बनती है? उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला। तो यहाँ से भी सीटेट में प्रश्न बनता है कि कन्नौज जिला किसके लिए फेमस है? तो इत्र के लिए। इत्र की नगरी किसे कहते हैं? कन्नौज जिला को। तो यहाँ पर पास के इलाकों से ट्रकों भरकर फूल लाए जाते हैं। फिर उनसे इत्र, गुलाब जल और केवड़ा तैयार किया जाता है। कन्नौज के इस काम में हजारों लोग लगे हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों को
नक्शे में उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र ढूंढने को कहें। बच्चों को बताएं कि इत्र के फूलों का शुद्ध अर्क होता है और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। अध्यापक के लिए बनना दूल्हा बच्चों में पूछे गए उनके इलाके में बनने को क्या कहते हैं, ऐसा प्रश्न हमें बच्चों से करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों को नज़दीक में फूलों को देखने के लिए प्रेरित करें। फूलों को अलग अलग तरह के गुण जैसे रंग, पत्तियां, गुच्छेदार, खुले इत्यादि आधार पर सामूहिकरण करने में मदद करें। हमें बच्चों को नज़दीक से फूलों को देखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। फूलों को अलग अलग तरह के गुण जैसे उनके रंग के द्वारा, पत्तियों के द्वारा, गुच्छेदार के द्वारा, उनके तने के द्वारा या उनके प्रकार के द्वारा, इनके फूल या फलों के द्वारा इत्यादि के आधार पर हम बच्चों को आधार पर फूलों का सामूहिकरण करने में बच्चों की मदद करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला लेसन है कैसे कैसे बदलें घर। तो यहाँ से जो मेन पॉइंट बताया है, हमें उसी को देखना है। बात तब की है जब से 9 वर्ष का था, समझो लगभग 8 साल पहले। उस समय हम डेरा गाजी खान में रहते थे। तो यहाँ से सीटेट में बनता है डेरा गाजी खान कहाँ है, तो यह पाकिस्तान में है। अब वह इस जगह पाकिस्तान में है। आसपास बहुत गड़बड़ हो रही थी, पर उस समय मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। बस बाबा ने बताया कि अपना गाँव छोड़कर दूसरे गाँव चलना है। इस पाठ से शुरू करने से पहले बच्चों को अंग्रेजी में भारत की आज़ादी और देश के बंटवारे के इतिहास के बारे में बताया जा सकता है। नक्शे में भारत और पाकिस्तान दिखाएं। तो इस पाठ का तात्पर्य यही है, इस पाठ के माध्यम से हमें बच्चों को अंग्रेजी में भारत और अंग्रेज़ों से भारत की आज़ादी और देश के बंटवारे के इतिहास के बारे में बताना चाहिए और नक्शे में भारत और पाकिस्तान को दिखाया जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे अपना घर, अपना गांव छोड़ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। वही तो थे मेरे सारे दोस्त, मैं, बाबा, अम्मा, मेरे 3 छोटे भाई बहन और आसपास के बहुत सारे लोग गाड़ी में बैठे दिल्ली आ गए। लोग बातें करते थे कि हमारा देश 2 हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। भारत में रहने वाले बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए। हम कुछ दिन कैंप में रहे। कैंप में एक बड़े से मैदान में बड़े बड़े तंबू लगा कर बना था। तो अब यहाँ से अब आगे बात करते हैं एक नई शुरुआत। एक दिन बाबा ने बताया कि हमें सोहना गाँव में ज़मीन मिली है, अब हम वहीं अपना घर बनाएंगे। मैं बहुत खुश था। बाबा अम्मा मिलकर घर बनाया। हम बच्चे भी वहाँ पीछे रहने वाले थे। बाबा के पास से ही मिट्टी खोदी, हमने परात भर भर के माँ को पकड़ाई। गुड़िया में अम्मा के साथ मिलकर उसमें भूसा मिलाया। बाबा ने दीवारें बनाई। हमने आसपास के घरों में गोबर ले आए, अम्मा को उसे मिट्टी में मिलाया और ज़मीन पर लिपकाई, बिल्कुल वैसे ही जैसे पुराने घर में करती थी। अम्मा कहती हैं कि इसमें मिट्टी से कीड़ा नहीं लगता है। तो गोबर के लीपने, सीटेट में यहाँ से बार बार प्रश्न बनता है, इसको आप लोग इम्पॉर्टेंट समझ लीजिएगा। गोबर से लीपने से ज़मीन में मिट्टी या कीड़ा नहीं लगता, तो आप लोग इसलिए गोबर से लिपाई की जाती है। बस अब छत बनानी रहती थी। बाबा ने लकड़ी के फट्टे जोड़ कर फ्रेम बनाया और उसे चारों दीवारों पर टिका दिया। लकड़ी की दीमक न लग जाए इसके लिए नीम और कीकर की लकड़ियाँ इस फ्रेम पर बिछा दी। अम्मा ने पुरानी बोरियाँ इस पर बिछाकर मिट्टी से लेप कर दिया। आसपास के ज़्यादातर सभी घर ऐसे ही बने थे, पर मुझे अपना घर सबसे अच्छा लगता था। वह बिल्कुल हमारे पुराने घर जैसा था। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो हमें बच्चों से ऐसा प्रश्न करना चाहिए कि अपने घर में दादा दादी या उनके किसी बड़े व्यक्ति से पता करो कि जब वह 8-9 वर्ष के थे तब वह किस जगह शहर में रहते थे, उनका घर किन किन चीज़ों से बना था, क्या उनके घर के अंदर टॉयलेट था, अगर नहीं तो कहाँ जाते थे। ऐसा प्रश्न हमें बच्चों से करना चाहिए। तो यहाँ से पेडागॉजी का जो मेन टॉपिक निकल के आता है, सोहना गांव हरियाणा में बच्चों को नक्शे में हरियाणा ढूंढने को कहें। उनका ध्यान इस ओर दिलाया जा सकता है कि सोहना गांव के अधिकतर घर बनाने में आसपास आसानी से मिलने वाली चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। आसपास मिलने वाली इन चीज़ों और उनके इस्तेमाल पर कक्षा में हमें बच्चों से चर्चा करना चाहिए। तो यहाँ से यही तात्पर्य निकलता है, सोहना गाँव जो हरियाणा में है, तो यहाँ से भी सीटेट में बताता है सोहना गाँव कहाँ है, तो यह हरियाणा में है। बच्चों को नक्शे में हरियाणा ढूंढने के लिए हमें मदद करना चाहिए और उनको ढूंढने के लिए प्रेरित करें। उनका ध्यान इस ओर दिलाया जा सकता है कि सोहना गांव के अधिकतर घर बनाने में हमारे आसपास की आसानी से मिलने वाली चीज़ों का इस्तेमाल हुआ है। आसपास मिलने वाली इन चीज़ों और उनके इस्तेमाल पर हमें कक्षा में बच्चों से चर्चा करना चाहिए और उन्हें ढूंढने के लिए मदद करना चाहिए, उन्हें प्रेरित करना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। मकान में बदलाव। तो यहाँ से जो मेन आता है, बच्चों को बड़ों से उनके समय के शौचालयों के बारे में जानने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हम बच्चों से उनके समय के शौचालय के बारे में जानने के लिए प्रेरित करना चाहिए। बच्चों से पूछा जा सकता है कि दूसरों से टॉयलेट साफ करवाने के बारे में क्या सोचते हैं, क्या वह किसी जगह के बारे में जानते हैं जहाँ आज भी ऐसा होता है। हमें बच्चों से पूछा जा सकता है कि दूसरों से टॉयलेट साफ करवाने के बारे में क्या सोचते हो, क्या वह ऐसी किसी जगह के बारे में जानते हैं जहाँ आज भी ऐसा होता है। पेडागॉजी का प्रश्न यहीं से बन सकता है। चलिए आगे देखते हैं। तुम्हारे स्कूल के आसपास यदि कोई इमारत या मकान बन रहा है
तो वहाँ बच्चों को ले जा सकते हैं, वहाँ पर काम करने वाले लोगों से बातचीत भी करवाइए। तो जहाँ पर भी हमारे स्कूल के आसपास या तो कोई इमारत या मकान बन रहा हो तो वहाँ हमें बच्चों को ले जाना चाहिए, ले जाना चाहिए और वहाँ पर काम करने वाले लोगों से हमें बच्चों से बातचीत करवाना चाहिए, कैसे घर बन रहा है, क्या क्या सामान का यूज हो रहा है, बच्चे देखेंगे, उसका आकलन करेंगे तो वहाँ से सीख मिलेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हो सके तो जहाँ इमारत बन रही है वहाँ बच्चों को ले जाएं, वहाँ काम कर रहे कुछ लोगों को अपने स्कूल में बुलवाएं, उनके काम और औजारों के बारे में उनसे बातचीत करें। अगर हो सके तो हमें जहाँ भी इमारत बन रही है वहाँ हमें बच्चों को ले जाकर वहाँ का आकलन करवाना चाहिए, या हो सके तो लोगों को अपने जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको अपने स्कूल में बुलवा लीजिए, उनके काम और औजार के बारे में उनसे बच्चों से बातचीत करने के लिए हमें बच्चों को प्रेरित करना चाहिए और बच्चों को खुद आकलन करने का पूरा मौका देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आज मैंने ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 4 के चैप्टर 10, 11, 12 को कवर किया। अगर आप एनसीईआरटी क्लास 3 के सारे चैप्टर को देखना चाहते हैं तो मैंने टॉपिक वाइज सारी क्लासेस की प्लेलिस्ट बना दी है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप लोग सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ कराया जाएगा। अभी मैं ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 3, 4, 5 करवाऊँगा। उसके बाद मैं एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 3, 4, 5, 6, 7, 8 करवाऊँगा। उसके बाद विपुल सर करवाएंगे हिस्ट्री और जियोग्राफी एनसीईआरटी क्लास 6, 7, 8 की। उसके बाद मैं एनसीईआरटी का सारा करवाने के बाद मैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी करवाऊँगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। धन्यवाद।